हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। हम क्लास 10 की बुक कवर कर रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर है सामान्य रोग कारण और उपचार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसको बहुत ही ज्यादा समझकर पढ़ना है। क्वेश्चन डेप्थ से पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी एलटी में अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। मलेरिया हमारा टॉपिक है। इससे पीछे हमने हेपेटाइटिस, येलो फीवर, मेनिंजाइटिस, वोपिंग कफ, टाइफाइड और भी डिसीजेज डिस्कस की हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड होता है, तो आप प्लीज व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मलेरिया से। तो इस महारोग के कारण ज्ञात करने का श्रेय जो जाता है इंडियन मेडिकल सर्विस के डॉक्टर हैं रोनाल्ड रॉस। तो किसे जाता है? जो मलेरिया के बारे में जिन्होंने पता किया था वो है रोनाल्ड रॉस। तो एनोफिलीज जो जाति का मच्छर होता है वो इस रोग को फैलाती है। इसी खोज के कारण मच्छरों को मारने का उचित उपाय का प्रयोग लाकर आज रोग पर नियंत्रण करने का प्रयास किए जा रहे हैं। एनोफिलीज मच्छर, अगर एनोफिलीज मच्छर के बारे में हम देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इस मच्छर का जन्म गंदे, अंधेरे, सड़े पानी के तालाबों, नालों, गड्ढों में होता है। ये मच्छर सभी पंख वाले कीड़ों की भांति विकास की 4 स्टेजेस से गुजरते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। ठीक, पहली अवस्था में पानी के अंदर रहता है, दूसरी और तीसरी में उसे पानी के ऊपरी सतह पर सांस लेने में आना पड़ता है। पहली में तो वो अंदर ही रहता है पानी में, लेकिन जब उसकी सेकंड और थर्ड स्टेज आती है तो उसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है और फोर्थ स्टेज में वो पूरा मच्छर बनकर उड़ जाता है। इस मच्छर जाति को मारने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए कीड़े मारने की दवाएं, इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं ताकि इनका ये जो है इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। गंदे पानी के गड्ढों की मिट्टी से उसे भरवा देते हैं। मान लीजिए कहीं रोड है, वहां पर अगर कोई गड्ढा है तो उसको हमें भरवा देना चाहिए ताकि जो है उसमें मच्छर डेवलप ना हो। रोग के कारण देख लेते हैं। तो ये एक पैरासाइट है, यानी कि प्रशरी है, और रोगाणु इस रोग के उत्पन्न होने का कारण होता है। इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करता है। ये एक अति सूक्ष्म पराशरी है और पराशरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना किसी दूसरे पे आश्रय के जीवित नहीं रह सकता है। उसे जीवित रहने के लिए और वृद्धि के लिए आश्रयदाताओं की शरीर की में प्रवेश करना पड़ता ही है। स्वतंत्र जीवन में उसे प्राप्त नहीं है। रोनाल्ड रॉस महोदय ने सर्वप्रथम ये पता लगाया कि मलेरिया के पराशरी अपने विकास व वृद्धि के लिए एक नहीं वरन 2 के पर डिपेंडेंट रहते हैं, एक मनुष्य और दूसरी एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर। तो हमें क्या पता चला कि इसमें हमें मच्छर को जो चाहिए वो 2 की इंपॉर्टेंस होती है, एक तो मनुष्य और दूसरा एनाफिलीज जाति का मच्छर। मनुष्य के शरीर में इस रोगाणु का वहन करने वाला एनाफिलीज मच्छर है। जब इस जाति के मादा मच्छर मलेरिया के रोगी के मनुष्य को काटती है तो वह रक्त के साथ मलेरिया उत्पन्न करने वाले पराशयी जीवाणु को चूस लेती है। फिर भी वही मादा मच्छर किसी अगर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो उसके शरीर में भी एंटर हो जाता है। ठीक है, जब मलेरिया के रोगी को एनाफिलीज काटती है तो उसका डंक रोगी के त्वचा में चुभ जाता है और डंक के साथ ही मच्छर का थूक कटे हुए स्थान को गीला कर देता है। इसके 2 परिणाम होते हैं कि थूक उस स्थान को चिकना बना देता है जिससे वहां से निकला रक्त जमता नहीं है और इससे मच्छर की रक्त और रक्त के साथ परजीवी जीवाणु चूसने में सुविधा रहती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि क्या कारण होता है कि जो मलेरिया बनता है। इसके बाद आ जाता है परजीवी जीवाणु की वृद्धि का चक्र। मादा मच्छर रक्त के साथ जो परजीवी चूसती है उनमें से कुछ तो लिंग भेद होते हैं और कुछ बिना लिंग भेद के होते हैं। मच्छर के शरीर में लिंग भेद वाले परजीवी जीवाणु की संतान उत्पन्न हो जाती है, जिससे परजीवी की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है, मल्टीपल होने लग जाती है। मच्छर के शरीर में इस लिंग जीवन के को समाप्त करने के लिए परजीवी मच्छर की थूक की थैलियों में पहुंच जाता है।
अब इसके यहाँ हमने देखा लक्षण है। अगर हम इस लक्षण की बात करें तो इस रोग के मुख्य लक्षण ज्वर है जो बार बार आता है और बहुधा तीसरे दिन बुखार आता है इसके काटने के बाद, इसलिए इसे बारी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बारी बुखारी कहते हैं। क्या होता है कि FAQ बन सकता है कि भाई कौन सा ऐसा डिसीज है जिसे बारी बुखार कहते हैं। तो आपको यहाँ जब आपने पढ़ा है अच्छे से डेप्थ में समझा है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। बुखार चढ़ते समय बहुत ठंड लगती है, रोग कांपता है, कभी कभी उसका जी भी मचलाता है और वॉमिटिंग का भी इफेक्ट हो जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है और पित्त का वमन भी होता है, सिर भी भारी होता है और ज्वर होता है, पसीना आता है। मलेरिया से बालक रोगी स्प्लीन बढ़ जाता है जिसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। रोग से बचने के उपाय, तो मच्छरों से सुरक्षा के लिए गांव के आसपास जो हमें तालाब वगैरह है उनको साफ रखना चाहिए, नालियों को साफ रखना चाहिए, मतलब उनको टाइम टू टाइम जो है उसमें जैसे DDT पाउडर है या फिर चूना है, इस तरह की चीजों से अपने आसपास का एनवायरनमेंट रखना चाहिए। और इसी तरह से जो उसको निरोध करने की औषधियां उनका सेवन करना चाहिए। शौचालय नालियां बिल्कुल साफ रखनी चाहिए और रात्रि को शरीर को खुले भागों को मच्छर से दूर भगाने वाला पदार्थ जैसे जस्ट लाइक के ओडोमॉस वगैरह या और भी कोई चीज है उनका उपयोग करना चाहिए। रोगी के उपचार, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग संबंधी अधिकारी को सूचित कीजिए जिससे रोगी के रक्त की जांच हो सके और रोगी मलेरिया से पीड़ित है तो या किसी अन्य रोग से डॉक्टर जांच के उपरांत ही क्या है डॉक्टर जांच के उपरांत उपयुक्त दवाई खिलाएगा। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवाई नहीं लेनी है। जब तक कि रोग पूर्ण रूप से छुटकारा न मिल जाए तो रोगी को जो है वो विश्राम करना चाहिए और लाइट खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डेंगू। जितना ज्यादा खतरनाक मलेरिया है उससे ज्यादा कहीं डेंगू है। हम हर साल देखते हैं कि कितने ज्यादा केसेस जो है वो डेंगू से देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक अब जैसे मार्च अप्रैल होता है तब ये ज्यादा होता है और इसके बाद ये बारिशों में जब ये अगस्त सितंबर अक्टूबर के जो मंथ है ये भी डेंगू के लिए डेंगू की इसमें प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। डेंगू दुनिया भर में पाए जाने वाला एक खतरनाक वायरल रोग है। कैसा है? वायरल है। एडिस एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। वो हमें एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया, और ये किससे फैलता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। अकेला एक संक्रमित मच्छर ही अनेक लोगों को डेंगू से ग्रसित कर देता है। अगर एक ही मच्छर है और डेंगू से संक्रमित है तो वो जितनों को काटेगा वो डेंगू से इफेक्ट हो जाएगा। लक्षण क्या है? तेज बुखार, सिर दर्द, जी मचलाना, त्वचा पे जो है रेड कलर के स्पॉट पड़ जाने, मांसपेशियों में भयंकर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी और दस्त। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो तेजी से कम होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर डेंगू का कोई भी इस तरह के केसेस आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? प्लेटलेट्स की जांच की जाती है और उसको अगर वो कम पाई जाती है, जो उसके एक मानक होता है कि हमारे शरीर में इतने से इतने लाख रहनी चाहिए, अगर वो कम होती है तो उसको तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। नाक, कान, मुंह और अन्य अंगों से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तचाप काफी कम हो जाता है यानी कि BP कम हो जाता है। यदि समय पर उचित चिकित्सा ना मिले तो कोमे में चला जाता है। उपयुक्त लक्षणों से संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत से अन्य रोगों व अन्य बुखार आदि के लक्षण भी डेंगू से मिलते जुलते हैं। तो कभी कभी रोगी में बुखार के साथ सिर्फ 1-2 लक्षण होने पर ही डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए सभी लक्षणों को प्रकट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर बुखार को 1-2 दिन हुए तो फौरन ही उसकी जांच करा लेनी चाहिए। उपचार यही है कि आसपास का जो है वो वातावरण साफ रखना चाहिए। जो भी जो उससे रिलेटेड जो मच्छर से मारने से रिलेटेड है वो सारे हमें प्रिकॉशन करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या होता है? ये भी मच्छर से काटने वाला अत्यंत पीड़ादायक संक्रामक रोग है। देखिए, मलेरिया भी, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी। भारत के कई राज्यों में चिकनगुनिया ज्वर का आतंक फैल गया है। चिकनगुनिया एक अफ्रीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है हड्डी टूटने जैसा दर्द, जोड़ों को पीड़ा निष्क्रिय बना देती है और ये रोग 1 सप्ताह में ही रोगियों को इतना कमजोर कर देता है किसी कार्य करने में कर नहीं पाता, असमर्थ रहता है। चिकनगुनिया के फैलाव, चिकनगुनिया वायरस एक संक्रमित एडीज एजिप्टी, वो भी एडीज एजिप्टी थी और ये भी एडीज एजिप्टी है, मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया फैलने वाला ये मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति के
या बंदर को काटता है तो उसकी लार में वायरस पहुंच जाता है और संग्राहक मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति इस रोग का शिकार बन जाता है। एक बार इस रोग के पीड़ित होने पे 7 से 10 दिन का जो है वो टाइम पीरियड लगता है। मच्छर काटने के लक्षण क्या होता है? 2 से 7 दिन चिकनगुनिया के लक्षण नजर आते हैं। ठंड लग के तेज बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में सूजन, भूख कम लगना, प्रकाश न होना, सिर दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, जी मिचलाना, कमजोरी और जो बॉडी है उस पे चकत्ते पड़ जाते हैं। ज्यादातर मरीजों में शरीर में दर्द और जोड़ में सूजन 7 से 10 दिन तक बनी रहती है और वृद्ध जो आयु के मरीज होते हैं तो ये लक्षण महीने भर भी चल सकते हैं। निदान देख लेते हैं इसका क्या है कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, इस रक्त परीक्षण में सफेद यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स काउंट की कमी आने पर चिकनगुनिया होने की आशंका होती है। नेक्स्ट क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटी पीसीआर, इस रक्त जांच में चिकनगुनिया के जीन की जांच की जाती है आरटीपीसीआर में। तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि आरटीपीसीआर की फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वायरस आइसोलेशन, संक्रमण की शुरुआत के दिनों में रक्त की चिकनगुनिया के वायरस अलग कर परीक्षण करने की जांच की जाती है। फिर एलिसा परीक्षण, इस रक्त में इसमें क्या होता है कि रक्त की जांच में चिकनगुनिया एंटीबॉडीज रक्त में है या नहीं इसकी जांच की जाती है। पीड़ित व्यक्ति डेंगू है चिकनगुनिया, इस बारे में जांच की जाती है और ये शायद आया हुआ भी है जहां तक मुझे याद है एलिसा परीक्षण के बारे में, तो मैं ये आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो इसको जरूर आप इन टर्म्स को जरूर आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें। उसके बाद ये उपचार है कि चिकनगुनिया के विषाणु शरीर के अंदर नष्ट करने के लिए कोई विशेष दवाई वैक्सीन अभी तक तो नहीं है और डॉक्टर से चिकनगुनिया के उपचार के लिए ये लक्षणिक दवा लें और डॉक्टर से जोड़ों व अन्य दर्द के दर्दनाशक दवाएं जो होती हैं पेन किलर्स वगैरह उस सब के बारे में बात की गई है और पैरासीटामोल ही जो है यहाँ पर बताया गया है लेने के लिए। और ये सावधानियां हैं कुछ जो यहाँ नीचे मेंशन है तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अन्य मच्छर विरोधी उपकरण का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक मॉस्किटो बैट, रेपलिएंट क्रीम, स्प्रे आदि जो है हमें इनका यूज करना चाहिए ताकि हम मच्छरों से प्रोटेक्ट रहें। इसके बाद आ जाता है फाइलेरिया। फाइलेरिया में क्या होता है कि हाथी पांव यानी कि फाइलेरियसिस, जिसका हिंदी में हाथी पांव कहते हैं। फाइलेरिया जो है ब्रोनक्राफ्टी कृमि से पैदा होने वाला तथा क्यूलेक्स मच्छर की जाति से फैलाई जाने वाली बीमारी है। इस रोग में रोगी के पैर में सूजन होकर पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है। ये परजीवी धागे की तरह होते हैं और शरीर में रसिका यानी कि लिम्फ में रहते हैं। केवल रात्रि में ही रक्त में प्रवेश कर भ्रमण करते हैं। ये कृमि लसिका के अंदर ही मर जाते हैं और लसिका का मार्ग बंद कर देते हैं। इस संक्रमण से लसिका अपना कार्य करने क्या कर देती है, बंद कर देती है। फाइलेरिया कैसे फैलता है? ये रोग मच्छरों के काटने से फैलता है। वैक्स कृमि लाखों की संख्या में छोटी छोटी कृमि यानी कि माइक्रो फाइलेरिया पैदा करती हैं और ये कृमि संक्रमित मनुष्य के रक्त में रहती हैं। इस कृमि के मच्छर के एक संक्रमित मनुष्य के खून चूसकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। अभी तक हमने देखा मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और हाथी पांव यानी कि फाइलेरिया, ये सब फैलते मच्छर जाति से ही हैं, मच्छरों से ही है। फाइलेरिया के लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं कि फाइलेरिया होने पर कुछ वर्ष बाद ही स्पष्ट प्रकट होता है। सामान्यतः ये स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति कुछ साल बाद पैरों में हो जाता है और जो है वो सूजन उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित अस्वस्थ चमड़ी पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु तेजी से पनपते हैं। साथ ही प्रभावित अंगों के लसिका ग्रंथियां इन अधिक संख्या में पनपने जीवाणु को मार देती हैं। हाथ पैर अंडकोश व शरीर के अन्य अंगों पर सूजन के लक्षण होते हैं। ये वाला स्किप हो गया। इसके कारण प्रभावित अंग में दर्द, लालपन और तेज, रोगी को बुखार आता है और सूजन अस्थायी हो जाती है किंतु बाद में स्थायी और लाइलाज हो जाता है। फाइलेरिया का निदान, तो इसका निदान के बारे में बात करें तो पीड़ित व्यक्ति के रक्त में परीक्षण किया जाता है और रक्तीय नमूने के माध्यम से जो है वो रात्रि में लिया जाता है, मध्य रात्रि में, और पीड़ित व्यक्ति की त्वचा का परीक्षण भी किया जाता है।
फाइलेरिया का उपचार के अगर बारे में हम बात करें तो फाइलेरिया बचाव और निर्मूलन के लिए इससे प्रभावित इलाकों के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत द्वारा सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम चलाया जाता है। सामूहिक दवा वितरण एमडीए फाइलेरिया के से प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया की रोकथाम के लिए एक बार डाइथकार्बेमजाइन यानी कि डीईसी और एल्बेंडाजोल एक खुराक प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है। फाइलेरिया से प्रभावित इलाके में प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य के प्रत्येक वर्ष एक बार ये खुराक लेना आवश्यक है। ये खुराक स्वस्थ कर्मचारी, आशा, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास फ्री मिलती है। एल्बेंडाजोल तो डॉक्टर लिखते हैं और 6 मंथ में ही खानी भी चाहिए। जो अगर कोई पेट में किसी तरह के वॉर्म्स वगैरह भी होते हैं तो उनको रिलीफ रहता है, तो इसको खा लेना चाहिए। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट इसे 6 महीने में एक बार ही खाई जाती है या फिर डॉक्टर की सलाह पर। ठीक है, कुछ लोगों को दवा नहीं लेनी चाहिए। जो 2 साल से कम आयु वाले बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए। 2 से 5 वर्ष के लिए एक गोली इतने एमजी की और एल्बेंडाजोल इतने एमजी की बताई गई है। 4 से 14 वर्ष 2 गोली, एक गोली 400 mg की ये यहाँ पर मौजूद है। देख लेते हैं फाइलेरिया हाथी पांव खानदानी रोग नहीं है, मतलब ये जेनेटिक रोग नहीं है, जैसे कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इससे मनुष्य की प्रजनन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। अन्य रोगों की तरह फाइलेरिया की भी रोकथाम की जा सकती है, उपचार संभव है और कुछ व्यक्तियों में जरूर लसिका अवरोध दूर करने के लिए सर्जरी की जा सकता है। तो ये आज अभी तक तो हमारी डिसीजेस पूरी हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फूड पॉइजनिंग है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आप जो ये पिछली वीडियो रही हैं और ये वीडियो 2 से 3 बार फास्ट फॉरवर्ड पे पढ़ सकते हैं और आपका यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसी को अच्छे से कर लेंगे तो हमारा जो पेपर है, अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए हमारी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच ये इतना सपोर्ट और प्यार के लिए। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच।